पदार्थ की मात्रा की बात करें, इसको हम मोल में मापते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने बात कर ली मूल मात्रक की। मूल मात्रक के अलावा भी दो संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक की बात करें तो दो संपूरक जो मात्रक होते हैं, एक तो आपका समतल कोण होता है, एक तो आपका ठोस कोण होता है। समतल कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है रेडियन होता है। ठोस कोण की बात करें, इसका जो यूनिट होता है, इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। आगे चलते हैं। बार किस राशि का मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? हर्ट्ज की बात करें, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल हमारा द्रव दाब का मात्रक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा की बात करें, ये ऊर्जा का मात्रक है। मानव शरीर के सामान्य टेम्परेचर की बात करें, मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें, तो तीनों यूनिट आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस भी आपको ध्यान रखना है, केल्विन भी ध्यान रखना है, फारेनहाइट भी ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा 98.4 फारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य ताप, या फिर कह सकते हो 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप याद रख सकते हो। ठीक है, 36.9 या फिर 37 लगभग में। अब बात करें केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। ये तीनों पैमाने मैंने दे दिए हैं। आगे अगर जो बात करें, डॉप्सन किसकी इकाई है? डॉप्सन है आपका ओजोन परत की इकाई है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट, कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो कार्य व ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आगे बात करें, ऊष्मा का मात्रक होता है, तो ऊष्मा के ये तीनों मात्रक आप याद रखिएगा, जूल, किलो जूल और कैलोरी। ठीक है, जूल, किलो जूल और कैलोरी। बल का मात्रक होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। एक अश्व शक्ति के बराबर आपसे पूछे कितने वाट के बराबर, तो एक अश्व शक्ति आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। लेंस की क्षमता की बात करें किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। आगे कुछ और यूनिट है, इनको देख लेते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेश की बात करें, कूलाम में मापते हैं। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। विद्युत धारिता को फैराडे। विद्युत भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? आप ध्यान रखिएगा, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। यंत्र की बात करें तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। अगर जो आपसे पूछे 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र को देख लेते हैं। विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए, यानी कि अगर जो आपको मात्रक याद है तो आप आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, खैर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम सीधा विमीय सूत्र को देखते चलेंगे। क्षेत्रफल की बात करें, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एल लंबाई को एल से, चौड़ाई को भी हम जो यूनिट के हिसाब से देखो तो एल से ही डिनोट करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का जो यूनिट हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आयतन का विमा की बात हो रही है, एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की विमा की बात करें, इसका एल क्यू होगा। वेग व चाल दोनों की विमा की बात करें समान होता है, तो एल टी पे पावर -1 वेग व चाल की विमा होती है। त्वरण की बात करें तो त्वरण का होता है एल टी पे पावर -2, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण होता है। तो वेग परिवर्तन यानी कि यहाँ पे वेग की विमा आ जाएगी, समय नीचे आ जाएगा, समय जब ऊपर आएगा टी पे पावर -1 होगा, यानी कि टी पे पावर -1, टी पे पावर -1, टी पे पावर -2 हो जाएगा, यानी कि एल टी पे पावर -2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बल का विमा कई बार पूछा गया है, तो एम एल टी पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट बात करें, कार्य के विमा की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। शक्ति के विमा की बात करें एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। घनत्व की विमा क्या होती है? एम एल पे पावर -3। कभी कभी अगर जो टी पे पावर -0 दे दे तो ये टी पे पावर 0 कुछ भी नहीं होता, अगर जो 0 दे दे तो वहाँ का मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, वो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर दे देता है। अब बात करें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, तीनों की विमा समान होती है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 होता है। नेक्स्ट बात करें दाब का विमा एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। प्रतिबल की विमा की बात करें एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -2। विकृति की विमा की बात करें एल पे पावर 0
और पृष्ठ तनाव की बात करें mt पे पावर -2 और गुप्त ऊष्मा की बात करें L² T पे पावर -2 इसकी विमा होती है। आइए चले हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। गति यानी कि मोशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अदिश और सदिश राशियां ये पूछा जाता है और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी कि अदिश और सदिश कैसे याद रख सकते हो। 90% वहाँ पे सही हो रहा था, कुछ एक्सेप्शन बताए थे, कुछ अपवाद मैंने आपको बताए थे। उसमें अपवाद में आपका था विद्युत धारा, आपको याद करना था कि विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। तो मैंने आपको ट्रिक जो बताया था उसमें बताया था जिसमें भी व आए वो 90% क्या होता है आपका सदिश राशि होता है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो आपकी बात करें सदिश राशि की बात सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सदिश में देखिए वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बलागुण, ये सारे क्या है सदिश राशि हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करें अदिश राशियां, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान और विद्युत धारा ये सारा याद रखिएगा क्योंकि द्रव्यमान और विद्युत धारा में वह आ रहा है निकल के, लेकिन फिर भी अदिश राशि है इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, धारा, ताप, दाब, ये सारे आपकी अदिश राशियां हैं, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, ठीक। आगे बात करें भौतिकी के पिता, फिजिक्स के पिता किसको बोलते हैं? न्यूटन ने। न्यूटन ने जो गति विषयक तीनों नियम दिए थे उसको किस बुक में लिखा था? वो लिखा था प्रिंसिपिया नामक बुक में। आगे बात करें न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ध्यान रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। प्रथम नियम के हिसाब से बात करें कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी और अगर जो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहने की कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम यहाँ पे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आगे चलें, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना न्यूटन के हमें प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। आगे चले न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma होता है यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये वाला फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। तो न्यूटन के सेकंड नियम की बात करें किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट बात करें न्यूटन के कौन से नियम से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पता चलता है? न्यूटन के थर्ड लॉ या तृतीय नियम से हमें यह पता चलता है। नेक्स्ट बात करें अभिकेंद्र बल, ध्यान रखिएगा वृत्त सर्कुलर मोशन में अगर जो आप गति कर रहे हो तो आपका जो केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्र बल होता है और केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल की बात हो रही है जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प होगा। F बराबर mv²/r। आगे बात करें उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयाम और भार। आलंब को फुलक्रम बोलते हैं अंग्रेजी में, आयाम को एफर्ट बोलते हैं, भार को लोड बोलते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पता होगा, 3 प्रकार के, एक प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या क्या हैं? तो कैंची हो गया, पिलास हो गया, सिरासी हो गया, हैंडपंप हो गया, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल और ब्रेक की बात करें ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट बात करें प्रथम उत्तोलक में यांत्रिक लाभ होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक की जब भी बात करें इसमें यांत्रिक लाभ 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन तो दिया नहीं है, छोड़ो जाने दो, ठीक है, ये याद रखिएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के एग्जाम्पल पूछे तो सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सारे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण। ध्यान रखिएगा इस वीडियो को हम एग्जाम के पर्पस से ही बना रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और अगर जो आप यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो वीडियो को। नेक्स्ट बात करें द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ होता है सदैव 1 से अधिक।
नेक्स्ट बात करें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो चिमटा और मनुष्य का हाथ आदि ये एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है और प्रथम श्रेणी का 1 से बराबर 1 से कम हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट, क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी पर प्राप्त करेगी? तो 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करें, किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति होगी प्रक्षेप्य गति। नेक्स्ट, वस्तु की स्थिति परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। घड़ी की सुई की गति कैसी होती है? तो घड़ी की सुई की गति की बात करें आवर्ती गति होती है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये आपका कैसा जड़त्व का नियम है? या आपका गति के जड़त्व का नियम है, ठीक है। और प्रथम जो लॉ होता है उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ठहरी मोटर के अचानक चलने पर ये स्थिति जड़त्व का एग्जाम्पल है और ये आपका न्यूटन के प्रथम लॉ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें न्यूटन के तृतीय नियम का कुछ उदाहरण की बात करें तो बंदूक से चली गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट बात करें किसी व्यक्ति के किनारे लगी नाव से कूदना। जब आप नाव से कूदते हो तो नाव भी आपकी तरफ धक्का लगाता है और आप भी नाव की तरफ धक्का लगाते हो। तो ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट बात करें ग्रहों के तारों के चारों ओर चक्कर लगाना या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना, ये कैसे संभव है? तो ये संभव है अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट बात करें मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे चले, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कार्य ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसमें बात कर लेते हैं ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आते हैं नेक्स्ट, गति ऊर्जा की बात करें तो इसका समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में आपको हेल्पफुल होगा। तो गतिज ऊर्जा की बात करें किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², जहाँ पे m द्रव्यमान होता है, v आपका l वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। वहीं पे स्थिति के कारण जो ऊर्जा लगती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। यहाँ पे बात करें संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m होता है, जहाँ पे p बराबर mv होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो संवेग को जब भी आप दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमेशा हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट बात करें शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर को ही हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है या W/T और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड या वाट होता है। नेक्स्ट बात करें 1 किलोवाट में कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट की बात करें ये 10⁶ वाट के बराबर होता है और एक अश्व शक्ति इसको हम देख ही चुके हैं 746 वाट के बराबर होता है। डायनामो की बात करें वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो डायनामो की बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल की बात करें यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन की बात करें यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है या चेंज करता है। और लाउड स्पीकर की बात करें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट की बात करें यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है इस चैप्टर का, विद्युत बल्ब क्या करता है? विद्युत बल्ब की बात करें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ये ऑप्शन पे डिपेंड है कि प्रकाश ऊर्जा पूछा जाए या एक ही आएगा, ठीक। विद्युत सेल की बात करें यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार की बात करें यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वॉशिंग मशीन की बात करें अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? ध्यान रखिएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट बात करें, भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वेग होता है किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, पलायन वेग ये मान होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाए तो क्या बदल जाएगा? उसका भार बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर अपेक्षा जो भार होता है वो 1/6 होता है। ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का मान 6.67 यानी कि 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सभी पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट चलें, जी स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। और जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा, ध्यान रखिएगा ये 28 गुना होगा। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितने गुना होगा? 1/6 गुना होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट बात करें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या प्रतीत होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो ध्यान रखिएगा लिफ्ट में पिंड का भार, जब लिफ्ट नीचे आएगी तो पिंड का भार या व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो क्या प्रतीत होगा? तो व्यक्ति का भार या पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो वरुण या नेपच्यून। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग होता है तो उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √GRE। नेक्स्ट बात करें, किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है? तो एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो √2GRE होता है एस्केप वेलोसिटी। अगर जो आपसे यहाँ पे पूछे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पे कक्षीय वेग और यहाँ पे पलायन वेग में संबंध, तो आप ये याद रख सकते हो, तो एस्केप वेलोसिटी बराबर √2 जो होता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि VE बराबर √2V0, ये आपका क्या होता है? ये आपका संबंध होता है कक्षीय वेग और पलायन वेग में। ठीक है, आगे चलें, पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का कितना होता है? तो √2 गुना होता है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है, कब चलती है? शीतकाल में। नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार इस प्रकार से झुकी हुई मीनार है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती। नेक्स्ट बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा छठा चैप्टर है दाब यानी कि प्रेशर के हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं। तो प्रेशर की बात करें, पहला प्रश्न है, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं दाब या प्रेशर। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन यहाँ पे या पास्कल। ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर एक ही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। ज़्यादातर जो ऑप्शन में आता है वो पास्कल ही आता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो ये होती है बार। नेक्स्ट है बार के बारे में हमने देखा, तो एक बार इज इक्वल टू क्या होता है? एक बार के बराबर किसके बराबर होता है? तो एक बार की बात करें तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की बात करें, ये मापा जाता है बैरोमीटर से।
नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक की बात करें, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस सिद्धांत या किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट बात करें, द्रव दाब किस पर डिपेंड करता है? द्रव दाब किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पात्र की आकृति जिसमें वह द्रव रखा गया है। नेक्स्ट, बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि ताकि वह गहराई के साथ साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके। नेक्स्ट, लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाती है? तो लाइफ जैकेट की बात करें, वह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए यानी कि तैरता हुआ रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्लवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लवन में बात करें, एक सिद्धांत आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत की बात करें, यह क्या होता है? यह होता है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी का आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यह कौन सा सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? तो घनत्व की बात करें, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और मात्रक की बात करें, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षिक घनत्व की बात करें, यह एक अनुपात होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो इसका कितना भाग ऊपर दिखाई देता है? ध्यान रखिएगा, जब बर्फ तैरती है तो यहाँ पे अगर जो वाटर है तो सिर्फ एक भाग ऊपर दिखाई देता है, उसका लगभग 9 भाग नीचे दिखाई देता है, यानी कि 1/10 भाग आपका ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर से, जिसको दुग्ध मापी भी बोलते हैं, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट, किसी बर्तन में पानी भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी के जो तल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले के समान ही रहेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान या फुहारा की बात करें, ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट बात करें, प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो प्लवन सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस टेंशन और पृष्ठ तनाव के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ससंजक बल। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, लैंटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, किसके कारण? केशिकातों के कारण। नेक्स्ट, पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट बात करें, ब्लॉटिंग पेपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्लॉटिंग पेपर की बात करें, यह केशिकातों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, केशनली में द्रव के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो केशनली में द्रव के उतार चढ़ाव को केशिकातों बोलते हैं। नेक्स्ट, पेड़ पौधों की तनु, शाखाओं व पत्तियों में जल पहुंचता है, किसके कारण? तो यह पहुंचता है केशिकातों के कारण। नेक्स्ट बात करें, पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते? ध्यान रखना, पानी की सतह पर जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो तैरते रहते हैं, और जैसे ही मिट्टी का तेल डालते हैं जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो जल लार्वा होते हैं वो डूबकर मर जाते हैं, जिससे पानी में मच्छर नहीं पैदा होते हैं। नेक्स्ट बात करें, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है, इसीलिए जब भी वायुयान में बैठते हैं तो फाउंटेन पेन नहीं लेके जाते। नेक्स्ट बात करें, वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका भी कारण पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन है। नेक्स्ट बात करें, जल तेल की सतह पर फैल जाती है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। नेक्स्ट बात करें आगे, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी वाले चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बात करें, पहला प्रश्न है, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उसके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं श्यान बल।
नेक्स्ट, श्यानता का गुण है केवल द्रव तथा गैस का गुण है। नेक्स्ट, द्रवों में श्यानता होती है, तो द्रवों में श्यानता की बात करें अणुओं में लगने वाले संसंजन बल के कारण श्यानता होती है। नेक्स्ट, गैसों में श्यानता होती है, तो गैसों में एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण इसमें श्यानता होती है। नेक्स्ट, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। आगे चले, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है? श्यानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, धारा रेखी प्रवाह के महत्तम गति को कहते हैं क्रांतिक वेग। और अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो स्नेहक की श्यानता बढ़ जाती है। आगे चले, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समयांतराल में बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। नेक्स्ट, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आवर्तकाल। नेक्स्ट, कंपन करने वाली वस्तु के 1 सेकंड में कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। अब यहाँ पे सरल लोलक का आवर्तकाल का ये फार्मूला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। T = 2π√L/G, जहाँ पे L डोरी की लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो क्या होगा? तो घड़ी क्या होगी? बंद हो जाएगी, क्योंकि भारहीनता के कारण यानी कि G = 0 होने के कारण घड़ी का आवर्तकाल T अनंत हो जाएगा। ठीक, आगे चले, डोरी की लंबाई बढ़ने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट, आवर्तकाल लोलक के किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है? नहीं करता। ठीक है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोलक घड़ियों गर्मी में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए ये गर्मी में सुस्त हो जाती है। वेव या तरंग को देख लेते हैं। तरंग की बात करें, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम या ठोस द्रव गैस अथवा में संचरित होती है वे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट बात करें, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। और जब तरंगों की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है तो उन तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की बात करें, किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं? ये उदासीन होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं और इसके पास ऊर्जा व संवेग नहीं होता। नेक्स्ट बात करें, आयाम। आयाम क्या होता है? तो आयाम की बात करें, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर जितनी अधिक दूरी तय करती है वह वस्तु का दोलन का आयाम कहलाती है। ठीक, आयाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तरंगों में तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति यानी कि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, V = n λ, यानी कि V आपका तरंग का चाल है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, यानी कि ये कह सकते हैं अगर जो आपसे पूछे तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध बताओ तो V = n λ होता है। नेक्स्ट, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो एक प्रकार का ध्यान रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट, गामा किरणें का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। नेक्स्ट बात करें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, पूरा नाम है कॉनराड रॉन्टजन। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में एक्स किरणों का उपयोग होता है। रेडियो तथा टेलीविजन में उपयोग करते हैं दीर्घ रेडियो तरंगों को। दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शल ने।
ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। रडार पर शत्रु के वायुयान का पता लगाया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा। और सीटी स्कैन की बात करें के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं एक्सरेज। बात करें एमआरआई का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में किस तरंग का प्रयोग होता है चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। आगे चलें, ध्वनि तरंगे व ध्वनि की चाल। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्वेश्चन आपका पहला, ध्वनि तरंगे होती हैं तो ध्वनि तरंगों के बारे में हमने देखा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगों की बात होती है, इनका आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इनको मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंगों की बात करें, ये इनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। नेक्स्ट बात करें, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है? समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, ट्यूमर का पता लगाने में। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल का क्रम है, यानी कि ध्वनि की चाल की बात करें तो ठोसों में सर्वाधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है, उससे कम गैस में होती है। ठीक, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। और ध्वनि की चाल लोहे में बात करें तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो क्या होता है? तरंग व चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि आवृत्ति वही रहती है, तरंग व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नेक्स्ट बात करें, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है चाल व तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 17 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक, नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होगा, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, यानी कि कितनी ध्वनि स्तर जो होती है सुनने के लिए अच्छी होती है? तो 30 से 60 डेसिबल, इससे ज़्यादा तो नुकसानदायक होगी। ठीक, आगे चलते हैं। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप कार्य करता है यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, उड़ते वायुयानों की गति मापी जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन व पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनके गलों से निकली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, तारतम्य अधिक होता है, इसलिए जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट, वह तीव्रता जो ध्वनि प्रदूषण से कही जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से अधिक अगर जो ध्वनि की तीव्रता है तो वह ध्वनि प्रदूषण कही जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, पुल पर सैनिकों के ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा रहता है, क्यों? क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। कहा जाता है सैनिक जब चलते हैं ताल मिला के, तो पुल अगर जो ब्रिज बीच में पड़ता है तो उनसे ताल मिलाकर चलने के लिए नहीं कहा जाता। ठीक, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे चले, हीट यानी कि उष्मा। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में निहित उष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? तो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट या बीटीयू होता है। नेक्स्ट, ताप किसे कहते हैं? ताप वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, वह ताप होती है। नेक्स्ट, ताप का मापन किससे करते हैं? तो सेल्सियस पैमाने पे करते हैं। सेल्सियस पैमाने में मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें, मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री मैक्सिमम फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे केल्विन पैमाने में भी ताप को मापते हैं, 273 से 373 केल्विन इसको मापते हैं। ठीक, ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण मापी है तापमापी।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तापमापी के पैमाने का संबंध C/5 F-32 बराबर K-273/5। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर जो आपसे C दे दे, आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पे कन्वर्ट करने के पूछो, कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आप इसका यूज करके कर सकते हो, C यहाँ पे पुटअप कर दोगे। या F दे दे, आपसे कहे सेल्सियस पैमाने पे बताओ तो F यहाँ पे पुटअप कर दो। आपसे केल्विन पैमाने पे पूछे, आपको C दे दे तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? वह वस्तु का न्यूनतम ताप जो उसको मतलब किसी वस्तु का न्यूनतम ताप, उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस, या होता है सेल्सियस पैमाने पर। केल्विन पैमाने पर 0 के न्यूनतम ताप होता है। ठीक, आगे चलें। पारा किस ताप पर जमता है? तो पारे की बात करें -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, और इससे नीचे अगर जो ताप को ज्ञात करना तो पारा तापमापी का उपयोग हम नहीं करेंगे, अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है? दूर स्थित वस्तु का ताप, सूर्य व तारों का ताप। ठीक है, कह सकते हैं दूर स्थित वस्तु का ताप नापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी से। नेक्स्ट बात करें, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने में जो ऊष्मा देनी व लेनी पड़ती है, उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा हम कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा व्यक्त किया जाता है किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट, किसकी ऊष्माधारिता विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? जल की। आगे चलें, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल या किलोग्राम केल्विन। ठीक है, आगे बात करें, ठोस को गर्म करने पर उसमें उष्मीय प्रसार होता है सभी दिशाओं में। नेक्स्ट, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण घनत्व घट जाता है। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो क्या होता है? तब आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण जल का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट, जल में असामान्य प्रसार होने पर प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा द्रव की जब भी बात हो तो गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल की बात करें जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो आयतन में घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जैसे ही गर्म होता है वो आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। अतः जल के घनत्व की बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट बात करें, उष्मा संचरण की कितनी विधियाँ? 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट बात करें, चालन में उष्मा का संचरण कैसे होता है? तो चालन में इसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपना स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ठोसों में उष्मा संचरण कैसे होता है? तो ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें, संवहन, इसमें उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। तो चालन में स्थानांतरण नहीं होता फिर भी संचरण होता है, लेकिन जो संवहन विधि होती है उसमें उष्मा का संचरण होता है ठीक, उष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें, गैसें तथा द्रवों में उष्मा का संचरण कैसे होता है? संवहन विधि के द्वारा। विकिरण विधि की बात करें उसमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करें नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, इसको हम कर चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस ताप का बिंदु पर समान होते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो दोनों समान होते हैं। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खाना ताज़ा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, वह जमाव बिंदु क्या होता है? घट जाता है। आप देखते होंगे जो बर्फ़ की सिल्ली होती है उस पर नमक भी लगा दिया जिससे वो कम धीरे धीरे या जल्दी ना गले। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दे तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ठंडा हो जाएगा, नहीं, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण।
नेक्स्ट, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो पारा या Hg। नेक्स्ट, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आर्थिक परावर्तन की बात करें, इसमें कौन सी युक्त प्राकृतिक घटना है? तो ध्यान रखना, इन तीनों की घटनाएं जब होती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। आगे चलें, प्रकाश। प्रकाश को हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश क्या है और वह कैसे संचरित होती है? तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो प्रकाश कैसे संचरित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमन ने की थी। नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। चंद्रमा को 1.28 सेकंड लगता है और सूर्य को बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन पर प्रकाश डालने पर वे प्रकाशित होते हैं या दिखाई देते हैं, वे कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन की बात करें सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता, क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी तक दिखाई देना किसका कारण है? तो अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट बात करें, जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें, मृग मरीचिका का बनना किसके कारण संभव है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें, हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना किसका उदाहरण है? प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है।